आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मंजूर एहतशाम जी द्वारा लिखित कहानी खेल। उसके घुटने चटकने लगे थे। अपना वजन पीछे दरख्त के तने से टिका कर उसने फिर तख्ते की तरफ देखा। गुस्ल देने वाले हाथों ने कपड़ा लपेट लिया था। नन्हे की लाश सिर से पैर तक एक सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। उसका चौड़ा सीना तख्ते पर भी उठा हुआ नजर आ रहा था। किसी लड़के ने नीम का औटा हुआ पानी टब में डाला था। पिछले 3 घंटों में लोबान की बू शरीफ के सारे वजूद में इस तरह फैल गई थी जैसे समय के साथ उसके माथे की शिकन। गुस्ल देने वाले ने जब नन्हे को दाईं करवट कर दिया था और मुंह पर से चादर उठा दी थी। चेहरे पर फूलन थी, जैसे हाथ पानी में देर तक डूबे रहे तो फूल जाते हैं। अनजाने ही उसने आगे बढ़कर नन्हे के माथे को छुआ, जैसे गीला कपड़ा हाथ में लग जाए। एक झुरझुरी सी शरीर में दौड़ गई। दांतों के बीच रुई भर दी है। गुस्ल देने वाले ने मुंह का पान चबाते हुए उसकी ओर देखकर कहा था, ताकि जो पानी पेट में भर गया है वह रिश्ता न रहे। शरीफ को नन्हे के डूबने की खबर गांव पर मिली थी, जहां वह बोनी करा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो फायर ब्रिगेड वाले तालाब में लाश ढूंढने में कामयाब हो चुके थे और लाश घर लाई जा चुकी थी। मौत की सनसनी कुछ देर रही, लेकिन लाश निकल आने के बाद चीज़ें सब रूटीन थीं। नन्हे बरसों से उनका नौकर था। पम्मो, उसकी बीवी, मायके से ही नन्हे को अपने साथ लाई थी और फिर धीरे धीरे वह शरीफ के घर का ही हो गया था। खाना पकाने से लेकर रात को खलिहान की पहरेदारी तक हर काम के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता था। अब कफन दफन सब कुछ शरीफ को ही करना था। जब वह गांव से लौटा था तो पम्मी फूट फूट कर रो रही थी। कफन का कपड़ा नहलाई जाती लाश के बाजू में पलंग पर रखा था और उसी के पास एक पुड़िया में लिपटा काफूर और इतर की शीशी। धूप कम होने के साथ साथ सर्दी बढ़ रही थी। किसी गर्म कपड़े के ख्याल से शरीफ घर की ओर मुड़ा तो उसका कंधा बाजू में उभरे सेप्टिक टैंक के चिमनी नुमा पाइप से टकरा गया। संभल कर आगे बढ़ा। हर चीज़ में यही हाल था। उस दिन सांप मारते देखा था, यही तो। कितनी बार समझाया, पट्टा किसी की सुनता कब था। उम्र क्या रही होगी, 20-21? तौबा तौबा। आम के दरख्तों के नीचे कुछ लोग जमा थे। एक दो के हाथ में सिगरेटें थीं और कुछ पान चबाते हुए एक दूसरे से नीची आवाज़ में बातें कर रहे थे। कुछ शरीफ के रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी। शरीफ भाई, शफीक मियाँ का फ़ोन आया, पूछ रहे हैं जनाजा कब जाएगा। किसी ने आकर बताया था। बूढ़े शफीक मियाँ, शरीफ के पड़ोसी। हेलो शफीक मियाँ, देखिए जनाजा 8 बजे तक उठेगा। वो असल में हमारी मोटर कारखाने में पड़ी हुई है। जनाजा ले जाने के लिए क्या आपकी जीप? उसने धीरे धीरे कहा था। मियाँ, आप अगर थोड़ी देर पहले फ़ोन कर देते। दरअसल बच्चे अभी कहीं जा रहे हैं। क्या आपकी दोनों गाड़ियाँ नहीं हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली है। खैर, आप रहने दीजिए। उसने रिसीवर रख दिया। पम्मो उदास नज़रों से उसकी ओर देख रही थी। स्वेटर की आस्तीन में छोटे छोटे सुराख थे और घना मुलायम रुआं जगह जगह से गायब हो गया था। वह गुस्ल खाने की ओर मुड़ गया। अंदर ठंड थी, तहखाने जैसी ठंड और सीलन। नल के से पानी प्लास्टिक के बड़े टब में टपक रहा था। बिजली की पीली रोशनी में शरीफ ने खुद को आईने में देखा। लगा वह फूट फूट कर रो देगा। कब्र ठंडी और सीली हुई। आखिरी पत्थर के पटियों के साथ बंद हुई थोड़ी सी रोशनी और कभी न ख़त्म होने वाली खामोशी। मुंह पर छींटे देते हुए ठंडा पानी सुइयों की तरह चुभा था। तौलिए से हाथ मुंह पोंछता शरीफ बाहर आ गया। दूर कहीं बहुत सी आवाज़ें कुरान की तिलावत कर रही थीं, गुनगुन करती बहुत सी आवाज़ें। तब शायद शरीफ 7-8 वर्ष का रहा होगा। घर में वह सबसे छोटा था और उसके दिमाग में अब्बा की जो पहली तस्वीर थी उसमें भी उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। अम्मी को उसने देखा ही नहीं था। कहते हैं उसकी पैदाइश में ही वह ख़त्म हो गई थी। बड़े भाइयों और बहनों की शादियां हो चुकी थीं और कुछ के तो बच्चे भी उसी की उम्र के थे। शरीफ से 1.5 साल बड़ी एक बहन थी, मैना। सब प्यार से उसे मैना कहा करते थे।
शायद इसलिए कि बहुत कम उम्र में ही उसने बिल्कुल साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल दुबली, बेहद कमज़ोर मैना, जिसके बाल बड़ी आपा एक ख़ास ढंग से पीछे की तरफ खींचकर बांधा करती थी। मैना हमेशा बीमार रहा करती थी। उसका पेट निकल आया था और शरीर कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर हकीम उसे देखने आते रहते। उसे मिट्टी खाने का शौक़ था और मिट्टी उसके लिए बहुत नुकसानदेह थी। पूरा घर इसी देखभाल में लगा रहता कि मैना मिट्टी न खा पाए। घर के आंगन में अब्बा ने सुर्ख मुर्रम बिछवा दिया था। क्यारियों के आसपास नोकदार वायर थे, लेकिन मैना सबकी नज़रें बचाकर किसी न किसी तरह मिट्टी खा लेती थी। उसे हर काम बहुत संभाल कर करने की आदत थी। कपड़े की कतरनें, कागज़ के टुकड़े, अब्बा के दिए हुए पैसे, हर चीज़ जोड़ती रहती थी। एक दिन मैना के गुड्डा गुड़ियों में शरीफ को वह चॉकलेट का डिब्बा मिला था, पूरा चॉकलेटों से भरा हुआ। मुट्ठी भर चॉकलेट चोरी से अपनी जेब में डालकर खाने के ख्याल से वह घर के बाहर आ गया था। नज़रें इधर उधर दौड़ाते उसने एक चॉकलेट खोलकर मुंह में डाली ही थी कि सारे मुंह में मिट्टी किरकिराने लगी। उसने चॉकलेट की पन्नी को बहुत निराशा से देखा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी घर वालों को यह नहीं बता पाया कि मैना चॉकलेट की पन्नी में मिट्टी छिपाकर खाती है। थोड़े दिन बाद मैना का चलना फिरना भी बंद हो गया। फूला हुआ पेट, धंसी हुई आंखें, काला रंग, लोग बराबर उसकी देखरेख में लगे रहते। और फिर एक दिन शरीफ ने घड़ी की ओर देखा। 8:30। दूर ट्रैक्टर की रोशनी नज़र आ रही थी। ट्रॉली में नन्हे का ताबूत था। यहाँ से कब्रिस्तान तक जनाजा कंधों पर ले जाना था या नमाज होनी थी और फिर दफन। आसपास गिनती के लोग थे जो यहाँ तक कार या स्कूटर से आकर उसकी ही तरह जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे। आसपास का सारा कुछ शरीफ के लिए जाना पहचाना था। यहाँ से दाहिनी सड़क पर थोड़ा आगे चलकर अब्बा वाला घर था। लगभग 1 फरलांग दूर अंधेरे में मस्जिद की काली काली मीनारें बुलंद नज़र आ रही थीं। इसी मस्जिद से मिला हुआ कब्रिस्तान था जहाँ नन्हे को दफन करना था। बचपन में शरीफ इसी मस्जिद के मदरसे में कुरान पढ़ने आया करता था। ट्रैक्टर उसके सामने आकर रुक गया। शरीफ कंधा देने से हमेशा कतराता था, लेकिन आज आसपास थे ही कितने लोग। उसके अपने रिश्तेदारों में से ही कौन था, और शायद ठीक भी था, नन्हे उसका ही नौकर था। क्या पता जीते जी भी किसी ने उसकी मौजूदगी कभी महसूस की थी या अब मौत ही उसकी मौजूदगी का एहसास बनी है। नमाज के बाद जनाजे को कब्र की ओर ले जाया गया। शरीफ ने नज़रें घुमाई। बाहर से कब्रिस्तान की फसील ज्यों की त्यों नज़र आती थी, लेकिन अंदर से पुरानी मस्जिद का नक्शा ही बदल गया था। कब्रिस्तान के काफ़ी हिस्से के ऊपर मस्जिद का सहन फैल गया था और अब मस्जिद काफ़ी बड़ी हो गई थी। इस कब्रिस्तान के ख्याल से ही शरीफ के दिमाग में हमेशा दानवाकार घने बरगद और बड़ के दरख्त घूम जाते थे और ज़मीन पर उलझी बेशुमार झाड़ियाँ। मस्जिद से सबक ख़त्म करके वह नाक की सीध में देखता तेज़ तेज़ सड़क पर आ जाता था, लेकिन इस समय ऊपर खुला आसमान साफ नज़र आ रहा था। सिर्फ फसीलों के करीब कुछ सूखे मोटे मोटे दरख्त रह गए थे। पेट्रोमैक्स की रोशनी में भी ज़मीन पर उगी हुई झाड़ियाँ उतनी घनी नहीं लग रही थीं जितनी याददाश्त में थीं। दाईं ओर मोटरें ठीक करने के कारखाने बन गए थे और 2-3 धूल और जंग से अटी मोटरें पत्थर से टेकों पर खड़ी हुई थीं। बाजू में एक ट्रक की बॉडी बनाई जा रही थी। बढ़ई लकड़ी पर रंदा कर रहे थे और एक आदमी हाथ में शील्ड लिए ट्रक के किसी हिस्से को वेल्ड कर रहा था। कब्र के आसपास लोगों का घेरा था। मैयत कब्र से उतारी जा रही थी। शफीक मियाँ घेरे की पिछली लाइन में थे। वेल्डिंग लाइट्स के झमाकों में उनका चेहरा रह रहकर रोशन हो जाता था। बड़ी फूफू, दोहरी कमर, भौंहों तक सफ़ेद बाल, झुर्रियों से पटा हुआ चेहरा, हाथ पैर, न कोई औलाद न घर। अब्बा को ही उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था। उनकी आखिरी उम्र में सिर्फ एक तमन्ना थी कि मरते समय होठों पर खुदा का नाम हो। जिस रात उनकी तबीयत खराब हुई, सारा घर उनके आसपास इकट्ठा था। होश में आते ही उन्होंने अब्बा का नाम लेकर पुकारा, लेकिन अब्बा को पहचान नहीं पाई। अब्बा उन्हें आवाज़ें देते रहे और वह अब्बा को पुकारती रहीं। फिर एकदम से फुरेरी लेने के बाद उन्होंने अब्बा को पहचान लिया
उस समय उनके हलक से खर्राटे जैसी आवाज़ निकलने लगी थी। कान लगाकर उन्होंने अपनी ही आवाज़ को गौर से सुना। क्या बेटा, कहीं घुंघरू बज रहे हैं? उन्होंने अब्बा से पूछा। सब हैरान रह गए। अब्बा ने लाख कोशिश की कि वह कलमा पढ़ लें, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होती गईं और वह कलमा नहीं पढ़ पाईं। नन्हे की मैयत कब्र में उतारी जा चुकी थी। पटिए बराबर किए जा रहे थे। मिट्टी बेहद ठंडी थी। फातिहा के लिए हाथ उठाते हुए शरीफ ने सुना, शायद फिल्म का शो छूटा था। लोग ज़ोर ज़ोर से गाते हुए सड़क पर से जा रहे थे। कुछ सिरफिरे हंस रहे थे, अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सन्नाटे में सड़क पर पड़ते कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वह अकेला रह गया था। उसके सारे करीबी लोग उसका साथ छोड़ गए थे। बचपन, नौजवानी और जवानी तीनों उन चेहरों से जुड़े हुए थे जो अब नहीं थे। सारी यादें किसी न किसी मरे हुए इंसान तक जाकर ख़त्म हो जाती हैं। मैना, फूफू, सल्लू, समीर, अन्नू भाई, आबिद, जिम्मी, सीमा, बाला, शफी मियाँ और सिकंदर। ज़िंदगी से मौत और फैलती जंजीर की कड़ियाँ। हर नई मौत पर उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी किसी आंधी में उड़कर आँख में जा गिरे तिनके की तरह खटकने लगती है। एक एक चेहरा किसी सवालिया निशान की तरह उससे कुछ पूछने लगता था। लगा वह एक बड़े काफिले के साथ था, जिसमें से सारे जाने या पहचाने चेहरे कहीं गायब हो गए और अनजाने आकर मिल गए। जब वह चला था तो आगे बहुत से लोग थे जो देखते ही देखते खो गए और बहुत सारे अनजाने पीछे से आकर मिल गए। काफिला न तो लंबा हुआ न छोटा, बस खुद ही आगे की ओर बढ़ गया था। या जैसे कोई खेल हो रहा था जिसमें म्यूजिक की आवाज़ पर लोग दौड़ रहे थे, इसलिए कि बैठने की कुर्सियों में से एक और कम हो गई और इस राउंड में फिर कोई आउट होने वाला था। म्यूज़िक बंद होगा, तालियां बजेंगी, कहकहे गूंजेंगे और कोई एक और शर्मिंदा चेहरा भीड़ में खो जाएगा। वह बहुत थक गया था। भागने की ताकत खत्म हो चुकी थी। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। खामोशी में हवा के हल्के झोंकों के साथ दरख्तों की शाखें सरसराती हुई बरामदे पर डोल जाती थी। उसके बाद फिर वही खामोशी। थके कदमों सीढ़ियां चढ़ता शरीफ ऊपर तक आया। अंदर दालान में फर्श पर बस्तनी बिछी हुई थी और लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे। वही सब लोग जो जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक गए थे। एक पल को उसकी नज़रें बस्तनी पर खाना लगाती पम्मों से मिली और फिर वह कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर कमरे में बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। कतार से टंगी हुई कमीज़ें उसके वार्डरोब में, गहरे चौखाने, शोक बोलते हुए रंग और संजीदा हल्के रंगों के कपड़े। बीच बीच में कुछ खाली हैंगर्स लटके रह गए थे। वह लाइट ऑफ करके बिस्तर पर बैठ गया। सिर्फ दूर कोने में लैम्प की रोशनी शेड और अंधेरे में उलझी रह गई थी। धुंधलके में उसने अपने हाथों को देखा। दफन के बाद शायद हाथ पूरी तरह से धुल नहीं पाए थे और नाखूनों के अंदर और आसपास मिट्टी जमी रह गई थी, ठीक उस जगह जहाँ नाखून गोश्त से जुदा होता है। कल वह नहीं होगा, शरीफ ने तय किया। कल वह खुद इस सब से आगे निकल गया होगा। एकदम बहुत सी छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगीं। जब वह छोटा था तो कई बार उसने अब्बा की जेब से पैसे चुराए थे। मामू मौत से पहले जब बीमार पड़े थे तो वह उन्हें देखने नहीं जा पाया था। एक बार अब्बा के एक दोस्त ने उसके लिए फल लाए थे जिन्हें उसने लेने से मना कर दिया था। मना करते हुए जैसा उसे लगा था वह आज तक नहीं भूल पाया। सैकड़ों बेमतलब की चीज़ें एकदम उसे बेचैन करने लगी थीं। कल वह नहीं होगा, कल सूरज निकलने से पहले। लेटे लेटे जाने कब उसकी आंख लग गई और पम्बू ने उसे आवाज़ देकर जगाया। आप खाना नहीं खाएंगे? उसका माथा सहलाते हुए पम्बू ने पूछा। रात के 2 बज चुके, सब चले भी गए, आप कब यहाँ अंदर आकर लेट गए? पम्बू सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी थी। चुपचाप लेटा अपने दिल की धड़कन गिनता रहा था। थक गए? पम्बू ने धीरे से पूछा और उसके पीछे गिरी रज़ाई को ठीक किया। शरीफ को चुप देखकर पम्बू ने अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोली, कभी कभी कैसे सब कुछ हो जाता है। सोचो,
कल रात नन्ही इसी छत के नीचे था और उसके होने से कितना इत्मीनान था। 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। आपको कितने बजे पता चला था? पम्मू की आवाज़ फिर से टूटने लगी थी। 4 बजे, शरीफ ने बहुत बेजारी से कहा। अब इस वक्त तो सो जाओ। और उसने करवट बदल ली। कुछ देर पम्मू वैसे उसके बाजू में बैठी रही, फिर उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद शरीफ ने स्विच ऑफ होने की आवाज़ सुनी और फिर अंधेरे में ही पम्मू उसके बाजू में आकर लेट गई। सो गए? थोड़ी देर की खामोशी के बाद पम्मू ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखते हुए कहा था। शरीफ ने जवाब नहीं दिया। पम्मू कुछ और पास खिसक आई। फिर बहुत आहिस्ता से शरीफ के एक कान पर होठ रखकर कुछ फुसफुसाई। सो जाओ, शरीफ ने आजिजी के साथ कहा। क्या नींद आ रही है? हाँ, इतनी जल्दी? शरीफ फिर भी चुप रहा तो पम्मू ने उसका हाथ खींचकर प्यार से चूमा, फिर नीचे ले जाकर अपने पेट पर रख लिया। अचानक जाने क्या हुआ, शरीफ हड़बड़ाकर उठ बैठा। थोड़ी देर अंधेरे में ही वह उसकी ओर देखता रहा, फिर तेजी से उसके दोनों कंधे पकड़कर दबाए और 1 सेकंड बाद छोड़ दिए। पूछा, यह कब मालूम हुआ? आज। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन डॉक्टर ने आज तस्दीक कर दी है। कितने महीने? 3। 3? कहते हुए शरीफ के जहन में क्षण भर को शाम, उसमें गुजरा हुआ हादसा और उस खेल की याद बिजली की तरह कौंधी। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और बत्ती जलाकर पम्मू की ओर देखने लगा। बड़ी देर तक वह उसी तरफ देखता रहा, जैसे अरसे बाद कहीं से लौटकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों में इस बात की छीना झपटी हो रही थी कि होने वाले बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तो यह थी कहानी खेल। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।